गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की मुलाकात में, आज के इस मैकमिलन समरी सीरीज में। मैकमिलन समरी सीरीज में आज जिस मुद्दे पर मेरी आपसे बातचीत होगी वो है इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ मार्केट और एशियन क्लियरिंग यूनियन। इस पर हमारी चर्चा होने वाली है, जिसमें एसीयू पर लास्ट ईयर में क्वेश्चंस बने हुए हैं। इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ मार्केट पर भी एक क्वेश्चन बना है अक्टूबर 2024 के पेपर में। छोटा सा टॉपिक है, इसकी समरी भी अगर आप मैकमिलन में देखेंगे तो बहुत छोटी सी ही दी गई है। और मैं इसलिए आपसे अलग से इस पर डिस्कशन कर रहा हूं क्योंकि इन दोनों पर ही, मतलब ये इसी टॉपिक का हिस्सा है, एसीयू इंटरकंटिनेंटल मार्केट का हिस्सा है। इन दोनों पर ही एक क्वेश्चन बन चुके हैं अक्टूबर 2024 वाले एग्जाम में, तो निश्चित तौर पर यहां से भी क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो क्या है इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ मार्केट, और उसके बाद चर्चा करेंगे एसीयू पर। सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट का इंटरकनेक्टेडनेस क्या है। देखिए, मार्केट के इंटरकनेक्टेडनेस होने का मतलब है कि भारत के अंदर और भारत के बाहर जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, जो वित्तीय बाजार है, उनका एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाना, इंटरडिपेंडेंसी का बढ़ना, उनका इंटीग्रेशन होना क्या कहलाता है, इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ मार्केट। मैं फिर से इस बात को दोहराता हूं। तो फाइनेंशियल मार्केट इंटरकनेक्टेडनेस का मतलब होता है डोमेस्टिक लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी जो फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट जैसे आपका सिक्योरिटीज मार्केट हो गया, करेंसी मार्केट हो गया, कमोडिटी मार्केट हो गया, ये सारे आपके फाइनेंशियल मार्केट कहलाते हैं। तो डोमेस्टिक लेवल पर और इंटरनेशनल दोनों ही स्तरों पर जब ये मार्केट एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं, यानी इनमें इंटरडिपेंडेंसी बढ़ जाती है, तो इसी को हम कहते हैं मार्केट इंटरकनेक्टेडनेस। अब ये मार्केट इंटरकनेक्टेडनेस क्यों होता है, इस कारण पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मार्केट इंटरकनेक्टेडनेस के पॉजिटिव इंपैक्ट भी होते हैं और नेगेटिव इंपैक्ट भी होते हैं। मार्केट इंटरकनेक्टेडनेस का पॉजिटिव इंपैक्ट, या आप यूं कह सकते हैं इसका जो पॉजिटिव हमें लाभ मिलता है वो ये मिलता है कि इंटरकनेक्ट होने से हमारे ट्रांजेक्शन आसान हो जाते हैं, इजिली हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं डोमेस्टिक मार्केट में भी, और आप इंटरनेशनल मार्केट में भी आपके लिए ट्रांजेक्शन आसान हो जाता है। ट्रांजेक्शन से ज़्यादा आसान इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो अगर हम मार्केट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए आसान हो जाता है। जैसे फॉरेक्स मार्केट अगर आप देखेंगे तो फॉरेक्स आपके लिए 24 घंटे चलने वाला, सातों दिन चलने वाला एक बाजार है, क्योंकि उसके अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन्स में वो चलते हैं, इसलिए वो आपके सातों दिन चलने वाले बाजार है, जिनसे आपको ट्रांजेक्शंस करने में आसानी मिलती है, विड्रॉल करने में आसानी मिलती है। तभी संभव हो पाया जब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। दूसरा ये होता है कि मार्केट, अगर जैसे हम डोमेस्टिक मार्केट में, अगर फाइनेंशियल मार्केट में इंटरकनेक्टेडनेस की बात करें, तो इससे जो फाइनेंशियल ग्रोथ होती है वो जल्दी हो सकती है, या हम ग्रोथ को इंश्योर कर पाते हैं। लेकिन इसका निगेटिव इंपैक्ट ये होता है, चूंकि मार्केट इंटरकनेक्टेड होते हैं, इसलिए एक मार्केट में कोई नुकसान अगर होता है या कोई शॉक आता है, वो दूसरे मार्केट में बहुत तेजी से स्प्रेड होता है। तो कोई घटना कहीं किसी दूसरे देश में घटी, चूंकि आप इंटरकनेक्टेड है, इसलिए उसका असर आप पर भी पड़ता है। तो जितना ज्यादा असर आप पर, मार्केट इंटरकनेक्टेडनेस की इंटेंसिटी क्या है, ये इसी बात से पता लगाई जाती है कि किसी मार्केट में, देश के बाहर, देश के दूर कहीं किसी मार्केट में कोई घटना घटी है, उसका इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है। या अगर देश के अंदर जो फाइनेंशियल मार्केट अगर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो एक मार्केट में अगर कोई फाइनेंशियल शॉक आता है तो उसके दूसरे मार्केट पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, इसको एग्जांपल के लिए समझते हैं। जैसे चाइना और अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर हुआ, उसका इंपैक्ट भारत पर भी पड़ा, क्योंकि हम इन दोनों ही बाजारों से जुड़े हुए हैं। क्लियर है? तो वो कितना उसका इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, कितनी इंटेंसिटी होगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस बाजार से कितना इंटरकनेक्टेड है, या उस बाजार पर आप कितना डिपेंडेंस है। तो इसी इंटरकनेक्टेडनेस को, इसी डिपेंडेंसी को हम फाइनेंशियल मार्केट इंटरकनेक्टेडनेस के नाम से जानते हैं। वर्तमान समय में ये और तेजी से इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, सारे देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं किसी ना किसी लिहाज से, वो ट्रांजैक्शंस के माध्यम से भी, वो कल्चरल एक्टिविटीज के माध्यम से भी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के माध्यम से भी। साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी का इनोवेशन लगातार हो रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है, उसकी वजह से हमारे लिए जुड़ना और ज्यादा आसान हो गया है, इंटरकनेक्ट होना और ज्यादा आसान हो गया। उन कॉजेस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले समझते हैं मार्केट इंटरकनेक्टेडनेस होता क्या। देखिए, फाइनेंशियल मार्केट इंटरकनेक्टेडनेस रिफर्स टू द डिग्री टू विच डिफरेंट फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशंस और इंस्ट्रूमेंट्स, क्लियर है, फाइनेंशियल मार्केट हुए या उनके इंस्टीट्यूशंस हुए। जैसे अभी एक इंटरकनेक्टेडनेस का मैं आपको एग्जांपल दूं जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, जैसे एसीयू, एशियन क्लियरिंग यूनियन, जिसकी चर्चा अभी हम करेंगे। 1974 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, यूनाइटेड नेशंस के स्कैप ने इसको एस्टैब्लिश करवाया था। अब ये क्या है, बेसिकली जो इनमें 9 देश शामिल हैं, उनके सेंट्रल बैंकों का एक समूह है। ये सेंट्रल बैंक का क्या है, ग्रुप है, ताकि हम आसानी से इन देशों में जो मेंबर कंट्रीज हैं उनमें व्यापार को फैसिलिटेट किया जाए, ट्रांजैक्शंस को आसान बनाया जाए, और अपनी करेंसी में आप ट्रांजैक्शन कर पाए, ताकि आपकी जो डिपेंडेंसी
आपके डॉलर पर, यूरो जैसी करेंसीज पर है, वो कम से कम हो सके। तो अगर आप देखेंगे तो एसीओ बेसिकली क्या कर रहा है, वो इंटरकनेक्टेडनेस को ही बढ़ा रहा है, आपको ये स्मूथ कर रहा है, आपके ट्रेड को स्मूथ कर रहा है, आपके जो आपके ट्रांजैक्शन बैरियर्स हैं उनको रिड्यूस करने का काम कर रहा है। तो इंटरकनेक्टेडनेस का मतलब है सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट का नहीं, बल्कि फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, सेबी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और जो आपका फाइनेंशियल मार्केट है, इनका एक दूसरे के साथ जुड़ना, इन पर डिपेंडेंसी का बढ़ना ही कहलाता है इंटरकनेक्टेडनेस। और इंस्ट्रूमेंट are linked or dependent on each other both domestically and globally. It implies that shock in one segment of the market or economy can rapidly spread to others, leading to systematic risk. आप इसको कैसे देखते हैं, कैसे हमें ये पहचान में आता है कि अगर एक मार्केट में या किसी दूसरी इकोनॉमी में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आई या कोई शॉक आया, तो वो बहुत तेजी से एम्पलीफाई हो जाता है, बहुत तेजी से वो स्प्रेड करता है दूसरे मार्केट में, जिससे एक सिस्टमैटिक रिस्क बनता है। क्यों आपके जेआईबी के सिलेबस में मार्केट इंटरकनेक्टेडनेस को रखा गया? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, हम दूसरे बाजारों से किसी ना किसी रूप से जुड़े हुए हैं, कहीं पर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं पर इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारी निर्भरता जुड़ी हुई है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे या तो इन्वेस्टमेंट हुआ है या वहां के इन्वेस्टर्स ने भारतीय बाजारों में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इसलिए हम एक दूसरे मार्केट से इंटरकनेक्टेड है। हम इसलिए इसको स्टडी करते हैं, आपके सिलेबस में इसलिए रखा गया है ताकि आप इस इंटरकनेक्टेडनेस की वजह से जो आपके ऊपर इंपैक्ट पड़ने वाला आप उसको समझ पाए। जैसे अभी मैंने आपको चाइना और यूएस का जो ट्रेड वॉर है उसका इंपैक्ट भारतीय बाजारों पर कैसे पड़ेगा, अगर हम इसको अध्ययन नहीं करेंगे तो हम उससे बच भी नहीं पाएंगे। तो इंटरकनेक्टेडनेस पॉलिसी मेकर्स के लिए, जो इंस्टीट्यूशंस उनके लिए, इसलिए किसी सरकार के लिए से जरूरी होता है ताकि वो समझ पाए कि अगर कोई कहीं पर कोई घटना हो रही है, कहीं कोई इकोनॉमिकल शॉक आ रहा है, कहीं कोई इकोनॉमिकल वॉर चल रहा है जैसे इंडिया और चाइना के साथ है, या ट्रेड वॉर जिसको हम कहते हैं, तो उसका इंपैक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ेगा, उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, या कब हम इससे प्रभावित हो सकते हैं, उससे बचने के लिए पॉलिसीज बनाई जा सकें, या उनमें हमें लाभ क्या मिल सकता है, या हम और किसी दूसरे डेस्टिनेशन पर क्या इस चीज के लिए जा सकते हैं, या अगर किसी दूसरे देश के साथ हमारा कोई दूसरा देश किसी दूसरे देश के साथ वॉर में उलझा हुआ है और वहां से अगर कोई चीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे लिए दूसरे बाजार क्या हो सकते हैं, ये हम तभी रिकॉग्नाइज कर पाएंगे जब हम इंटरकनेक्टेडनेस को ठीक तरीके से स्टडी करेंगे, उसका जो इंपैक्ट हमारे ऊपर होता है उसको ठीक तरीके से हम अगर स्टडी कर पाएंगे तो। The concept of market interconnectedness is crucial in understanding how events, trends or shock in one part of the world can quickly propagate and affect various aspect of the global economy. ये इसलिए जरूरी होता है, इसलिए बहुत क्रूशियल है इसको समझना कि किसी एक देश में घटा हुआ कोई घटना, कोई इवेंट हुआ या कोई ट्रेंड हुआ, कोई इकोनॉमिक शॉक हुआ, वो कितनी तेजी से दूसरे देशों में फैलेगा और उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। रीजन क्या क्या है मार्केट इंटरकनेक्टेडनेस के? तो चूंकि वैश्वीकरण हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, एक देश दूसरे देश से इकोनॉमिकली जुड़े, ट्रांजैक्शंस बढ़े, हम व्यापार के लिए दूसरे बाजारों में गए, दूसरे देश हमारे यहां व्यापार के लिए, इससे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा और ग्लोबलाइजेशन की वजह से भी इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ा है। तो ग्लोबलाइजेशन एक कारण है मार्केट का एक दूसरे से जुड़ने का। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने की वजह से हम इजीली कम्युनिकेशन कर पाते हैं, हम इजीली ट्रांजैक्शंस कर पाते हैं, और जब इजीली ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं तो जो बैरियर होता है, चाहे वो ट्रेड का हो चाहे वो ट्रांजैक्शंस का हो, वो खत्म हो जाता है। फैसिलिटेट हम कर पाते हैं ट्रेड या ट्रांजैक्शंस को। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने की वजह से ये और ज्यादा फास्ट हो पाए और ज्यादा क्विक हो पाया। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एक बहुत बड़ा कारण है मार्केट इंटरकनेक्टेडनेस का। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इनोवेशन, है ना। फाइनेंशियल इनोवेशन क्या है भैया? जैसे कई तरीके के रास्ते खोजे गए जिनसे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज भारत के अंदर बैठ कर आप यूएस डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दूसरी करेंसीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? कई तरीके के ऐसे एप्लीकेशंस बनाए, कई इन्वेस्टमेंट के दूसरे रास्ते ओपन किए गए। कई सारी देशों की सरकारें जो अभी तक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के लिए अनुमति नहीं देती थी, उन्होंने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के लिए अपने यहाँ परमिशन दी। एफडीआईज हो रहे हैं। तो दुनिया भर के ऐसे फाइनेंशियल इनोवेशंस हुए हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स निकाले गए जिनके माध्यम से आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फंड रेज कर सकते हैं। तो ये सारे, चूंकि ये सारे इनोवेशंस आपके काम आ रहे हैं, ये सारे आपके रास्ते को आसान बना रहे हैं। जैसे एडीआर, जीडीआर जैसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके माध्यम से आप अमेरिकन मार्केट में जाके फंड रेज कर सकते हैं, उनके इन्वेस्टर से आप इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं। तो ये आपके लिए जो फाइनेंशियल इनोवेशंस है, इसकी वजह से आप उनसे जुड़े हैं, आप उनसे ट्रांजेक्शन्स करवा पा रहे हैं,
फंड रेज करवा पा रहे हैं, जो एक बड़ा कारण बनकर निकल रहा है आपके इंटरकनेक्टेडनेस। नेक्स्ट है क्रॉस बॉर्डर कैपिटल फ्लोज, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हुआ, बाउंड्रीज ओपन हुई, एक इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमी से इंटरलिंक हो रही है, वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान हो रहा है, हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, तो बॉर्डर्स ओपन होने की वजह से कैपिटल फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ गया, पूंजी का फ्लो बढ़ गया है। लोग आपके यहाँ आके एफडीआई कर रहे हैं, एफपीआई जैसी चीजें कर रहे हैं, हम उनके यहाँ जाके कर रहे हैं, उस वजह से भी मार्केट क्या हो गया, इंटरकनेक्टेड हुआ है। कॉमन इकोनॉमिक ड्राइवर्स हैं, बहुत सारे देश हैं जिनके कॉमन इकोनॉमिक ड्राइवर्स हैं, जैसे बहुत सारे देश हैं जिनका इकोनॉमिक ड्राइवर क्या है वो जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं कि हम टूरिज्म को ले लेते हैं। दो देश ऐसे हैं जहां पर टूरिज्म पर ही उनकी इकोनॉमी चल रही, तो अगर टूरिज्म पर उनकी इकोनॉमी चलती है तो टूरिज्म को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। भारत में अगर टूरिज्म की पर इकोनॉमी चल रही है, फ्रांस में अगर टूरिज्म पर इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा चल रहा है, तो हम उसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। हम ऐसे एग्रीमेंट करते हैं ताकि वहां के लोग हमारे यहाँ घूमने आए, हम उनके यहाँ जाए और ट्रांजेक्शन हो सके, कैपिटल फ्लो हो सके, तो इसकी वजह से इंटरडिपेंडेंस बढ़ा है। इन्वेस्टर के बिहेवियर है, जैसे अगर इन्वेस्टर देख रहा है कि इंडिया के कैपिटल मार्केट के अंदर, अगर इंडिया के कैपिटल मार्केट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, इंडिया में अगर आप सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको अच्छा फायदा मिलेगा। इकोनॉमी लगातार बढ़ती चली जा रही है, इकोनॉमी जब बड़ी होती है तो वो मजबूत भी होती है, वहां पर शॉक को एब्जॉर्व कर सकती है, वहां पर बहुत जल्दी परेशान नहीं होता। कोई इकोनॉमिक शॉक आया तो वो इकोनॉमी इतनी जल्दी परेशान नहीं होती, तो वहां पर अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा पैसा डूबने का खतरा कम होता है, वो रिटर्न बहुत अच्छा दे रहे हैं। तो इन्वेस्टर का बिहेवियर अगर किसी पर्टिकुलर मार्केट को लेकर पॉजिटिव है, इन्वेस्टमेंट पर उनको रिटर्न बहुत अच्छा मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर उस बाजार में जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे और वहां से प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो अगर उस बाजार में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उस मार्केट से क्या हो रहा है, जुड़ रहे हैं। इसकी वजह से मार्केट इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ा है और करेंसी का मूवमेंट बहुत तेजी से हुआ है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्रॉस बॉर्डर कैपिटल फ्लो होने की वजह से, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होने की वजह से जो करेंसी मूवमेंट है वो बढ़ा है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपकी करेंसी में आपको ट्रेड करने की सुविधा प्रदान करते हैं, जैसे एशियन क्लियरिंग यूनियन की भी मैंने आपसे चर्चा की। इसकी वजह से भी मार्केट इंटरकनेक्टेडनेस काफी बढ़ा। तो मार्केट इंटरकनेक्टेडनेस क्या होता है और उसके पीछे के क्या कारण, इनको हम लोगों ने ठीक से समझा। अब हम पढ़ते हैं इसी मार्केट इंटरकनेक्टेडनेस को सपोर्ट करता है एक तरीके से एशियन क्लियरिंग यूनियन। क्या है पहले ये समझ लेते हैं। असल में एशियन क्लियरिंग यूनियन इन देशों के सेंट्रल बैंकों का एक समूह है, यानी इसके जो मेंबर है वो इन देशों के सेंट्रल बैंक है। कौन कौन है? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ईरान के तेहरान में तो एशियो का हेडक्वार्टर्स भी है। यूनाइटेड नेशंस ने इसको स्टैब्लिश करवाया, यूनाइटेड नेशंस की इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक ने इसको स्टैब्लिश किया। जमील अहमद, इस समय जेएम अहमद का, जमील अहमद इसके चेयरमैन है और 1974 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। तेहरान ईरान में ही इसका हेडक्वार्टर्स है। क्लियर है भैया यहां तक? इसको ठीक से समझिएगा क्योंकि एसीयू से भी सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो ये मेंबर्स है भैया, इनको देखते चलिएगा। तो मैं फिर से आपको बता, इसका काम अभी हम लोग देख लेते हैं। ये आपके लिए स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1974 में स्टैब्लिश किया गया था। मैं फिर से सारी बातें आपको बताता चल रहा हूं कि एशियन क्लियरिंग यूनियन जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनका एक ग्रुप है, यानी देश की बजाय इसमें सेंट्रल बैंक मेंबर बनते हैं। 1974 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर्स इसका पूछा जा सकता है, मुझे जहां तक याद है लास्ट टाइम मेंबर्स पर क्वेश्चन पूछा गया था। चेयरमैन जमील अहमद शायद साहब अभी नहीं है, एक बार इसको आप चेक करिएगा। मुझे जहां तक याद आ रहा है जून 2024 में, संभवतः जून 2024 में अब्दुल रऊफ ताल्लुकदार, हाँ ये है। इस समय अब्दुल रऊफ ताल्लुकदार का नाम आपको दिखाई देगा, 2 जून 2000। लेकिन अगर आप विकिपीडिया पर देखेंगे, मैं सब कुछ लिख दे रहा हूं, अगर आप विकिपीडिया पर देखेंगे तो विकिपीडिया पर आपको नाम दिखेगा मोहम्मद रेजा फैजान, आपको संभवतः नाम देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो जून 2024 में आए थे अब्दुल रऊफ ताल्लुकदार। विकिपीडिया पर अभी भी आपको मोहम्मद रेजा फैजान देखने को मिलेगी। ये नाम अपडेट कर लीजिएगा, ये नाम बेसिकली नहीं है, अब है ना। तो जमील अहमद जी हटा दिए गए। बांग्लादेश के आपके अब्दुल, क्या नाम है, मोहम्मद अब्दुल है, अब्दुल नहीं, ये नाम याद है कि ABDUR, अब्दुल रऊफ ताल्लुकदार इनका नाम है। ठीक है, करता क्या है, एसीयू का काम क्या है? एसीयू को एस्टैब्लिश किया गया था इस उद्देश्य से ताकि इन देशों के बीच में जो ट्रांजैक्शंस हैं उनकी लोकल करेंसी में कराया जा सके, ट्रेड को आसान बनाया जा सके।
इनका अपना मैकेनिज्म है। मैं आपको इसको समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं कि श्रीलंका ने और इंडिया ने कोई ट्रेड किया है, तो इन दोनों ही देशों के पास ये अधिकार है कि एसीयू के चूंकि ये मेंबर हैं, तो ये अपनी करेंसीज में इस ट्रेड का सेटलमेंट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि श्रीलंका ने कुछ इंपोर्ट किया भारत से, तो श्रीलंका डिटेल एसीयू को भेजेगा जो सेंट्रल बैंक है, और ऐसा ही आरबीआई करेगा। एसीयू का मैकेनिज्म यह है कि एसीयू इनकी करेंसी में इनके ट्रांजैक्शंस को सेटल करवाता है, कंप्लीट करवाता है। इससे फायदा यह होता है कि बाकी करेंसीज पे जो आपकी डिपेंडेंसी है वो कम हो जाती है। बाकी करेंसीज पे डिपेंडेंसी कम होने से क्या फायदा मिलता है, आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज, आपका जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बचा रहता है, यानी आपको फॉरेन करेंसी पर खर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती है, और ना ही आपको फॉरेन करेंसी को परचेज करना पड़ता है, और आपका ट्रेड का जो सेटलमेंट होता है वो भी आसान हो जाता है। तो ट्रेड को ये जो है इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, सेटलमेंट को आसान बनाते हैं, ट्रांजैक्शन अगर होता है तो उसको अपनी करेंसी में आपके लिए सुविधाजनक बनाते हैं। मेंबर कंट्रीज ये कर सकते हैं। तो एसीयू का मेन फंक्शन ये है ट्रेड को आसान बनाना, उनके बैरियर्स को हटाना वहां पर, और ट्रांजैक्शंस को लोकल करेंसीज में सेटल करवाना। ये एसीयू का मेन पर्पस है। देख लेते हैं एसीयू में कौन कौन से मेंबर्स है। तो मेंबर मैंने आपको पीछे बता दिया है। एशियन क्लियरिंग यूनियन में अगर हम मेंबर कंट्रीज में देखेंगे तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, ईरान, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। क्लियरिंग मैकेनिज्म क्या है, द एसीयू ऑपरेट एज अ मल्टीलेटरल क्लियरिंग सिस्टम। मेंबर कंट्रीज कंडक्ट ट्रेड ट्रांजैक्शन यूजिंग देयर लोकल करेंसीज। जो भी मेंबर कंट्रीज हैं वो ट्रेड ट्रांजैक्शन कर सकती हैं अपनी लोकल करेंसीज में, बस आपको मीडिएटर के रूप में एसीयू का यहां पर इस्तेमाल करना पड़ता है। विचार क्या है, सेटल थ्रू द एसीयू क्लियरिंग मैकेनिज्म, जो एसीयू के क्लियरिंग मैकेनिज्म से क्लियर होते हैं। क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस क्या है, व्हेन अ ट्रेड अकर्स बिटवीन टू मेंबर कंट्रीज द एक्सपोर्टर सेंट्रल बैंक सेंड्स द पेमेंट डिटेल। जब दो देशों के बीच में ट्रेड होगा तो जो एक्सपोर्टर का सेंट्रल बैंक है, जैसे आरबीआई ने अगर एक्सपोर्ट किया तो वो भेजेगा पेमेंट डिटेल, एंड इंपोर्टर सेंट्रल बैंक वो पेमेंट करता है। द इंपोर्टर सेंट्रल बैंक देन ट्रांसफर द इक्विवेलेंट अमाउंट इन द लोकल करेंसी टू द एक्सपोर्टर सेंट्रल बैंक यूजिंग द एसीयू क्लियरिंग सिस्टम। तो बीच में सेटलमेंट का काम कौन करवा रहा है, एसीयू करवा रहा है। तो यहां पर आपने पूरी पेमेंट की डिटेल भेज दी है, जैसे अगर आरबीआई और श्रीलंका के बीच में हुआ, इंडिया और श्रीलंका के बीच में, तो आरबीआई ने पूरी डिटेल भेजी और श्रीलंका के सेंट्रल बैंक ने ये पूरा पेमेंट किया एसीयू क्लियरिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके। ये आप अपनी करेंसी में कर सकते हैं, जिससे आपको करेंसी एक्सचेंज करने का चार्ज भी नहीं देना पड़ता है। फॉरेन करेंसीज पर आपकी डिपेंडेंसी कम होती है, यानी आपका फॉरेक्स रिजर्व भी बचता है। लोकल करेंसी में सेटलमेंट होता है। द एसीयू अलाउ कंट्रीज टू सेटल देयर ट्रेड ट्रांजैक्शन इन लोकल करेंसीज, रिड्यूसिंग क्या होगा इससे, रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन थर्ड पार्टी करेंसी। इससे थर्ड पार्टी करेंसी पर डिपेंडेंसी आपकी कम हो जाती है, जैसे यूएस डॉलर या यूरो हुआ। दिस इज पर्टिकुलरली यूज फॉर कंट्रीज विद लिमिटेड एक्सेस टू फॉरेन करेंसी। ये उन देशों के लिए ज्यादा यूजफुल है जिनका लिमिटेड एक्सेस है फॉरेन करेंसी, या जो फॉरेन करेंसी को परचेज नहीं कर सकते, उनके लिए वो महंगा पड़ता है, उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। सवाल क्या क्या बनेगा, एसीयू का क्या इनमें से फायदा है, क्या बेनिफिट है, ये एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एसीयू कब स्टैब्लिश हुआ है, 74 में इसको स्टैब्लिश किया गया है। एसीयू के करंट अगर चेयरमैन की बात करें तो मुझे जहां तक याद है, इसको आप देख लीजिएगा, मुझे लेकिन एकदम कंफर्म याद है कि जून 2024 में अब्दुल रऊफ ताल्लुकदार इसके आए थे, बांग्लादेश से हैं ये बेसिकली। अगर आप विकीपीडिया पर देखेंगे तो विकीपीडिया पर मैंने इसे चेक किया था, मोहम्मद रेजा फैजान आपको यहां पर दिखाई देंगे चेयरमैन के रूप में। क्लियर है, तो ये दो नाम आपको वहां पर दिख रहे हैं। अलग अलग वेबसाइट इसका अलग अलग शो कर रहा है, और अगर आप उनकी वेबसाइट पर जाके देखें तो उसको वहां पर अब्दुल रऊफ ताल्लुकदार का ही नाम दिखाई देता है। ठीक है जी। फिर ये पूछा जा सकता है कौन से इसमें मेंबर है, कौन से इसमें मेंबर नहीं है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो इसको अपडेट कर लीजिएगा। ये अभी नया इसके साथ ये जोड़ा गया है। तो ये है भैया एसीयू और इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ मार्केट पर पूरी चर्चा। तो आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं, बाकी महापैक के विषय में मैं आपसे लगातार चर्चा किया ही करता हूं। महापैक आपके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन का काम करता है। 3 वैलिडिटी में आपको मिल रहे हैं भैया, 1 ईयर, 2 ईयर और 6 मंथ। ये आपको सारे रनिंग, सारे अपकमिंग बैचेस का एक्सेस दिलाता है। जेआईबी सीआईबी के कंबाइंड महापैक भी आपके लिए अवेलेबल है। फाउंडेशन बिल्कुल न्यू बैच 2.0 लॉन्च कर दिया गया है आपके नवंबर एग्जाम को टारगेट करते हुए। अगर आप महापैक लेते तो महापैक में लेने पर आपको ये अलग से परचेज नहीं करना पड़ेगा, महापैक में ऑलरेडी एडेड है। सिंगल सब्जेक्ट अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट रुका है तो आप सिंगल सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं। कल आपसे मेरी मुलाकात होगी नए टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद क्लास।